Let's wait for a while so everybody can join in. अस्सलाम वालेकुम। सो किसी को याद है हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? पिछले लेक्चर कौन बता सकता है कि हमने क्या पढ़ा था? What we have studied so far. तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं? I have shared the books with you and everything. So we're going to study about Eugene Nidas today. ठीक है? What he talks about is that do study your last lecture, ठीक है? I have shared the book with you people. Go and open it and study it if you haven't studied it already, which you clearly hasn't. So the old terms such as literal, free, and faithful translations are discarded by Nida, Eugene Nida, in a favor of two basic orientations or the types of equivalence: formal equivalence and the dynamic equivalence. Can somebody tell me what equivalence is? Equivalence क्या होती है? We have been studying it for quite some time now. What is equivalence? Yes, Mishal Khan, जरा बताइए equivalence क्या होती है? Mishal,
परवीन, अमरीन, बताइए इक्विवेलेंट क्या होती है? जी परवीन। सो खैर, सो भी आप बताइए व्हाट इज इक्विवेलेंस? मैम इक्विवेलेंस मतलब बराबरी। हाँ वो तो है, लेकिन इसमें कैसे आती है? गुड, सही है। टेक्स्ट में कैसे होगी, मतलब ट्रांसलेशन में इक्विवेलेंस कैसे होगी? जस्ट डोंट जस्ट से इट, इट्स नॉट सेइंग दैट कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा हो। दैट मीन दैट यू आर पेइंग अटेंशन, दैट व्हाट आई वांट टू नो। मैम टेक्स्ट में इक्वालिटी इस तरीके से आ सकती है कि यानी जो एक जो है वो उस जबान में लिखा है जिससे हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और ये एक उस जबान में टेक्स्ट लिखा है जिसमें हम ट्रांसलेशन हमें करनी है। दोनों टेक्सेस की ट्रांसलेशन अगर इक्वली है, वो फिट बैठे, तो उसे इक्विवेलेंस कहते हैं। मैम जैसे कि सेमनेस आपके टारगेट टेक्स्ट में और दूसरा जिसमें ट्रांसलेटेड किया गया है सोर्स टेक्स्ट में, दोनों का इक्वल होना, सेमनेस। Very good, Sana and Sobia. Very good. There should be some sort of sameness between the target text which is being translated and the source text. ठीक है? तो that what equivalence is. ठीक. So now we are going to study about the Eugene Nida's concepts about equivalence. ठीक है? And this what he says. He says, सही है? ये he's a he is not a she. देखिए हम लोग यहाँ पे निदा ज़्यादातर लड़कियों का नाम होता है। देखिए है कि यूजीन निदा जो है उन्होंने टू टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस बताए हैं। वन इज फॉर्मल इक्विवेलेंस एंड सेकंड इज डायनामिक। इससे पहले वो ये भी कहते हैं थोड़ा बहुत कि जो मीनिंग होती है इट्स ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। ठीक है? एक पार्ट इसका ये है कि लिंग्विस्टिक मीनिंग, ठीक है, दूसरी फिर रिफ्रेशनल मीनिंग, और थर्ड जो है वो इमोटिव मीनिंग्स होनी चाहिए। ठीक। लिंग्विस्टिक मीनिंग्स क्या होगी? जो कि हम नॉर्म्स चॉम्स्की के मॉडल्स जो है उससे लेंगे। ठीक है? डज एनीबडी नो व्हाट्स नॉर्म्स चॉम्स्की मॉडल है? मॉडल कौन सा है नॉर्म्स चॉम्स्की का? हमें पता है ना कि नॉर्म चॉम्स्की कौन है?
यस मैम, लिंग्विस्ट है मैम। मॉडल उनका जी जी। चॉम्स्की ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव मॉडल शायद आपको याद होगा, जिनमें उन्होंने बात की है स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर्स की और डीप स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो जब यूजीन बात करते हैं, यूजीन निदा साहब बात करते हैं मीनिंग्स को, मीनिंग्स, ठीक है, सिमेंटिक्स को, मीनिंग्स को जब हम बात करते हैं तो इनको 3 टाइम्स में वो ब्रेक करते हैं। लिंग्विस्टिक मीनिंग में करते हैं, ठीक है, रिफरेंशियल मीनिंग में करते हैं, इमोटिव मीनिंग में करते हैं। ठीक है, जब लिंग्विस्टिक मीनिंग की बात आती है तो वो ये नॉर्म्स चॉम्स्की के मॉडल को रेफरेंस करते हैं। ठीक है, उसमें जो उन्होंने सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर्स बताए हुए, ही टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स। देन व्हेन वी कम टू द रिफरेंशियल मीनिंग्स, सही है, रेफरेंशियल मीनिंग्स, तो वो ये डिनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं। कुछ आइडिया है ये क्या होते हैं, रेफरेंशियल मीनिंग्स क्या होते हैं? रेफरेंशियल मीनिंग्स का कुछ आइडिया है आप लोगों को कि क्या होते हैं? डिक्शनरी मीनिंग्स, ठीक है, डिक्शनरी में जो मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, वो रेफरेंशियल मीनिंग्स कहलाते हैं, डिनोटेटिव मीनिंग्स कहलाते हैं। एंड देन इमोटिव, देन इमोटिव मीनिंग्स होते हैं। ठीक है जी, इमोटिव मीनिंग्स अब आप क्या होते हैं, जैसे जिसमें इमोशंस एक तरीके का हम बता देते हैं अपना, या जैसे वाओ, ब्रावो, ठीक, सही, ये हम एसोसिएट करते हैं डिक्शनरी मीनिंग्स के साथ। यूजीन निदा का ये कहना है कि आपको गुड ट्रांसलेशन के लिए ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, आपको लिंग्विस्टिक्स मीनिंग भी आने चाहिए, आपको रेफरेंशियल मीनिंग्स भी आने चाहिए, आपको इमोटिव मीनिंग्स भी आनी चाहिए उस ट्रांसलेशन जिस ज़बान में आप कर रहे हैं। Furthermore, he says about that मीनिंग्स को मालूम करने के लिए आप हायरार्किकल स्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो ये होती है कि आपने वर्ड्स को रैंकिंग दे दी। ठीक है जी, वर्ड्स को रैंकिंग कैसे दे दी कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मीनिंग्स वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें अगर मैं बात करती हूँ लाइन की, तो वो किस में आएगा, कौन सी क्लास में आएगा? अगर मैं वर्ड मीनिंग में लाइन को डालूं या डॉग को डालूं या कैट को डालूं, तो वो कौन सी क्लास में आएंगे? क्लासेस पता होगी आप लोगों को, आपने पढ़ा है 7th सेमेस्टर में, यू हैव नो हाउ टू पुट देम इन अ क्लासेस। मैम मैमल्स में। ठीक है, और उससे पहले एक और भी तो मेन क्लास होगी ना? एनिमल्स मैम। वेरी गुड, ठीक है, तो अब मैमल्स के बाद भी फिर आपके पास अगर कैट और लायन का हम करें डिफरेंशिएशन, तो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है कैट में और लाइन में?
सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं वर्ड्स की हायरार्किकल में, तो हम उसको पहले लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डालते हैं, ठीक है। फिर लिविंग थिंग्स में हमने क्या किया कि लिविंग थिंग्स में हमने क्या किया कि हमने पहले उसको ह्यूमन क्लास और फिर एनिमल क्लास में डाला। अब लाइन को हमने उठाया और लाइन को उठाया हमने पहले एनिमल में डाल दिया, सही। फिर वो क्या है, वो गोश्त खोर है, ठीक है, उसमें डाल दिया। डोमेस्टिक एनिमल मैम, और कैट हमारे पास पेट एनिमल है। हाँ सही, वो आपको खाती नहीं है, ठीक है। खाते तो दोनों गोश्त है, सही है, दोनों गोश्त खा लेते हैं। लाइन भी गोश्त खाता है और कैट भी गोश्त खाता है, लेकिन लाइन जो है वो इंसान को भी खा जाता है, कैट नहीं खाती है। तो हम उस तरह से उसको क्लासेस में डाल देंगे और फिर उनको रैंक देंगे, ठीक है। वैसी बात है, सबसे नंबर 1 रैंक में क्या आएगा लाइन का, कि वो है एनिमल क्लास का, ठीक है। फिर वो आता है कि वो फियर्स है, यानी कि फियर्स है, और क्या नाम है वो, गोश्त खोर है, ठीक है। तो हमने इस तरह से उनको क्लासिफाई किया। तो यूजीन निदा का ये कहना है कि आप इस तरह से भी मीनिंग्स मालूम कर सकते हैं, उनको हायरार्की में डाल के, और उस लिहाज से उनकी क्या रैंकिंग आ रही है, इस तरह से भी आप मीनिंग्स मालूम कर सकते हैं, ठीक। The old terms such as literal, free, and faithful translations are discarded by Nida in favor of two basic orientations or types of equivalence: formal equivalence and the dynamic equivalence. जो old terms थी जैसे literal, free, faithful translation, basically they are all uh, different names for the word to word and translation जो है, उसको उसने कहा कि मैं इनके फेवर में नहीं हूँ, और उसने अपनी 2 टर्म्स दी हैं, जो वन है फॉर्मल इक्विवेलेंस एंड द सेकंड इज डायनामिक इक्विवेलेंस, सही। तो what he says in a formal equivalence focuses attentions on the message itself in both form and content. One is concerned that message in the receptor language should match as closely as possible the different elements in the source language. ठीक है। फॉर्मल इक्विवेलेंस में नजीर निदा ये कहते हैं कि इस मैसेज पे वो ज़्यादा का वो करती है, अटेंशन देती है, फोकस करती है, ठीक है। वो फॉर्म और कंटेंट ऑफ द लैंग्वेज पे फोकस करती है, ठीक है। वन इज कंसर्न दैट द मैसेज इन द रिसेप्टर लैंग्वेज शुड मैच एज क्लोजली एज पॉसिबल द डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सोर्स लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज में जब आपके पास ट्रांसलेशन हुई भी हो मैसेज की, तो वो जितना क्लोजली मैच करेगी उतना ही इसकी बेसिक जो है बेस्ट फॉर्मल इक्विवेलेंस अचीव होगी और बेस्ट हमारे पास जो है वो मैसेज आएगा। यहाँ पे फॉर्मल ट्रांसलेशन अगर की जाती है इक्विवेलेंस के ज़रिए, तो वो फॉर्म जो है वो हम फॉर्म पे ज़्यादा जो है वो ध्यान देते हैं, ठीक है। अब जब हम फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज पे बात करते हैं तो क्या आएगा, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज की फॉर्म क्या होती है, कुछ आइडिया है आप लोगों को?
When we speak of the form of a language, we are referring to the actual words, phrases, clauses, sentences, paragraphs, etc., which are being spoken or written in that language. ठीक है? So whenever we are translating, the form of the source language is replaced by the form of a receptor language. क्या हुआ कि जब हम कर रहे होते हैं ट्रांसलेट, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को दूसरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं. ठीक है, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, क्या चेंज हो गया ना? बिल्कुल. आई एम ईटिंग को हम जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से जब हम उर्दू में लिखेंगे तो वो पूरा चीज़ चेंज हो रही है. ठीक है, उसकी पूरी जो टारगेट लैंग्वेज में अगर वो आ रहा है तो उसकी फॉर्म ऑफ द सोर्स लैंग्वेज इज चेंजिंग इनटू द फॉर्म ऑफ अ टारगेट लैंग्वेज. So whenever we are translating, the form of a source language is replaced by the form of a target language. अब जो उसका कंटेंट है वो वही है जो टेक्स्ट बोल रही है. ठीक है, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वही कंटेंट है उसका, वही उसका एलिमेंट है, वही वो आपको मैसेज दे रहा है. ठीक है, आपने उस मैसेज को अब किस तरह से अरेंज किया है, उस कंटेंट को आपने किस तरह से अरेंज किया है, दैट्स व्हाट ट्रांसलेशन इज ऑल अबाउट. So whenever we are talking about a formal equivalence, we are talking about the form of a translation. ठीक है, form of a translated language. Form of a language जो कि source text है, ठीक है, जो कि हम जब translate कर रहे होते हैं, what it is being replaced by the form of a target या receptor language. ठीक है, everything आपने फॉर्म को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, आप हर तरह अपने लैंग्वेज में या टारगेट लैंग्वेज में उसको उसी तरह से अरेंज कर रहे हैं जिस तरह से आपको वो चाहिए. आप उसको अगर पूरा चैप्टर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप उसको पूरा हर लिहाज से एकदम से तो पूरा चैप्टर आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे. पहले आप लाइन बाय लाइन करेंगे, पैराग्राफ पे आएंगे, इवन उसके डॉट्स, उसके पंक्चुएशन, इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे. ठीक है, और तब आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ यू आर फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ दैट लैंग्वेज. सोर्स लैंग्वेज की आप फॉर्म भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं विद द मैसेज, द कंटेंट यू आर ऑल्सो delivering in your target language. ठीक, when you are translating it, you are translating it from the littlest details. छोटी सी छोटी डिटेल्स भी आप इसकी फॉलो करेंगे. आप इसको कंटेंट को अगर आप बताना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का कंटेंट जो है, जो मैसेज है आप देना चाह रहे हैं, तो उसको कोशिश करेंगे कि हर डिटेल के साथ फॉर्म, अपनी फॉर्म ऑफ टारगेट लैंग्वेज जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें उसको ट्रांसलेट करें और उसको उसी तरह से जो है वो उसको हम तक बताने की कोशिश करें. आप ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम फॉर्मल क्वालिटी को जो है वो बरकरार रखना चाह रहे हैं. When we are trying to translate a message from a source text to the target text, we are trying to follow the form of that target source text as closely as possible. अब यहाँ पे हम कंटेंट को तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब करना चाहते. We want to have the message as it is, लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी फॉर्म भी ख़राब नहीं करना चाहते. हम बिल्कुल उसके पंक्चुएशंस, उसके वर्ड्स, उसके पैराग्राफ एज क्लोजली फॉलो करेंगे ताकि हम फॉर्मल जो फॉर्म है उसकी क्वालिटी को बरकरार रख सके.
क्योंकि फॉर्म और कंटेंट जो है वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम फॉर्म और कंटेंट को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे पास फॉर्मल इक्विवेलेंस हासिल नहीं होगी जो हम चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम ये फॉर्मल इक्विवेलेंस या फॉर्म को कहाँ फॉलो करते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? रिलीजियस बुक्स वगैरह जब हम लोग फॉलो करते हैं तो उस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा इस इक्विवेलेंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे होते कि ना ही उसकी फॉर्म ख़राब हो, ना ही उसकी का कंटेंट जो है वो ख़राब हो, ठीक है। दूसरा है व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट पोइट्री, ठीक है, तो उसमें भी हम इस फॉर्मल इक्विवेलेंस का ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं हमारी। अब व्हाट हैपन इज इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे किसी भी चीज़ को, तो फॉर्मल इक्विवेलेंस को कैसे बरकरार रखेंगे कि हम उसकी बोथ फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ लैंग्वेज को एज क्लोजली पॉसिबली ट्रांसलेट करेंगे जितना हम टारगेट लैंग्वेज के करीब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कल बारिश हो रही थी तो हम उसको उसी तरह से बोलने की कोशिश करेंगे। क्या बोलेंगे? कल बारिश हो रही तो थी को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कि बिल्कुल सही हमारे पास फॉर्म भी ठीक आ जाए और हमारे पास कंटेंट भी ठीक आ जाए, उसका मैसेज भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यू कांट इक्वली ईजली फुली फॉलो इट, लेकिन कोशिश करें कि जितना आप करीब से करीब रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर्मल इक्विवेलेंस क्या करती है कि वो मैसेज पे अपना फोकस और अटेंशन रखती है विद फॉलोइंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। तो कल बारिश हो रही थी, हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट कि क्लोजली रहे? इट्स इजी, जल्दी बताइए। It was raining It was yesterday. raining yesterday. हाँ, तो क्या हुआ कि हम बहुत ही करीब तक रहे, ठीक है, हमारे पास मैसेज भी आ गया, हमने फॉर्म भी फॉलो कर ली और हमारे पास कंटेंट भी खराब नहीं हुआ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें बताएं कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप सिमेंटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस की तरफ जाएंगे और अपने कल्चर जो होगा टारगेट टेक्स्ट जिसमें आप इसको करना चाह रहे हैं ट्रांसलेट, उसके कल्चरली इक्विवेलेंस को ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब अगर कोई अंग्रेज हमारे इस उर्दू जुमले को ट्रांसलेट करना चाहेगा तो वो क्या करेगा कि वो कल्चरली उसको हमें पास पता होना चाहिए कि इसके क्या मीनिंग है और उसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकेगा।
चलें, इसका तो वो अब जाहिर सी बात है, क्या आता है आपके पास इतना क्लोजली, क्या आएगा? कोई जुमला आता है आपके जहन में कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया? I was over the moon. और सारे बताते जाएं, जो जो जहन में आ रहा है बताते जाएं, देन वी विल जो बहुत ही क्लोज होगा दैट वी विल टेक इट आउट। चलें, बताइए। और क्या होगा? एक तो ये था, एंड देन आई वाज, Extremely happy. तो इसके अगर या तो वो अपने ही उसमें लैंग्वेज में जो है वो इसकी इक्विवेलेंट मुहावरा जो है वो ढूंढेगा, या फिर उसके बहुत ही करीब तरीन फ्रेज पे जाएगा। जैसे एक और मुहावरा है, जैसे कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। डू यू हैव द, इसका इंग्लिश में है ना, मालूम है ना आप लोगों को, मौजूद है ना इंग्लिश में इसका? डू यू नो? तो फर्स्ट वन में व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही विल से दैट द गाय फेल्ट एक्सट्रीम हैप्पीनेस, या ही फेल्ट डिलाइटेड, ठीक है। और इसमें व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू सर्च इन हिज ओन लैंग्वेज, ठीक है, कि क्या उनके पास इसका मीनिंग मौजूद है या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास हमारी टारगेट लैंग्वेज में भी वो सेम जो है फ्रेजेस के मीनिंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग आपके पास मौजूद होगा, यू नो दैट, कि आसमान से गिरा खजूर में अटका का है ना इंग्लिश में, बताइए जल्दी। आउट ऑफ अ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ठीक है जी। फॉर्मल इक्विवेलेंस का आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मिलता है वो ये मिलता है कि जब आपने पुरानी टेक्स्ट पढ़ी है तो उनके नीचे एक फुट नोट आता है, ये रहा आपके पास एग्जाम्पल, यू कैन सी इट इन योर स्क्रीन, ठीक है। पोएट्री और एकेडमिक रिसर्च पेपर्स हैव दिस सॉर्ट ऑफ जो है ना वो फुट नोट आपके पास मौजूद होते हैं, जिसमें वो बताते होते हैं कि आपका ये जो फ्रेज है या ये जो लाइन है ये इसका क्यों लिखा हुआ है। अक्सर आपके पास पुरानी बुक्स होंगी, पुरानी बुक्स यानी मतलब ओल्ड बुक्स होंगी, ओल्ड रिटन इंग्लिश बुक्स होंगी, शेक्सपियर की हो गई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हो गई, आपका चौसर्स प्रोलॉग हो गया, ठीक है। तो जब आप उनको पढ़ते हैं तो अक्सर उनके नीचे एक वो छोटा सा पूरे पूरे पैराग्राफ भी बाज़ औक़ात लिखे हुए होते हैं। तो वो उनकी जो ट्रांसलेशन आपको मिल रही होती है, जिसको ग्लोस ट्रांसलेशन कहते हैं, वो आपके काम आती है ये फुट नोट्स के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, सही। आपकी पोएट्री बुक्स में होगी, आपके एकेडमिक पेपर्स जो आप पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स होंगे, उनमें भी ये चीज़ें लिखी हुई होती। विच वॉज प्रपोज बाय नेदा एंड टैबर, ठीक है। और ये जो है आपके फुट नोट्स के एग्जाम्पल्स में काम आता है। अंडरस्टैंडिंग?
ये लीगल और एनवायरनमेंट में भी काम आती हैं। मतलब लीगल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जब आप लीगली कोई काम लिख रहे होते हैं, जो आपके लीगल बुक्स होती हैं उनके नीचे भी फुट नोट्स होते हैं। आई कुडंट फाइंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल, लेकिन अगर आपके पास आपकी शेक्सपियर की कोई बुक है या चौसर प्रोलॉग इन ओरिजिनल टेक्स्ट है, तो नीचे जो छोटा सा वो एक स्टैरिक बना के, स्टार बना के नीचे जो उसका वो लिखा हुआ होता है, इस तरह का बना हुआ होगा और एंड में आ रहा होगा यूं करके लिखा हुआ एक बुक के हिसाब से। तो एक वर्ड का मीनिंग होगा, जैसे इसमें लिखा है अ टाइम टू टॉक बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उसमें उसके नीचे उसने क्या एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स टू मी फ्रॉम द रोड एंड स्लो हिज हॉर्स टू द मीनिंग वॉक, आई डोंट स्टैंड स्टिल एंड लुक अराउंड। यानी उसकी एक्सप्लेनेशन दी है इस जुमले की। ये जो जुमला दिया हुआ है अ टाइम टू टॉक बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुट नोट, उसमें ये दिया हुआ है इन्होंने इस तरह से, ठीक है, कि ये इसका क्या है, ठीक है। चलें, then we will go to the next slide which is dynamic equivalence। सही है। निदा एम्स फॉर नेचुरलनेस, सही है जी, वो चाहता है कि जितना नेचुरल आपके पास ट्रांसलेशन आ सकती है उतना वो होनी चाहिए, तो विच इज़ easily achieved by dynamic or functional equivalence, which is based on what Nida calls the principle of equivalent effect, where the relationship between a receptor and a message should be substantially the same as that which existed between the original receptors and the message. The message has to be tailored to receptors' linguistic needs and cultural expectations. Nida is saying that the relationship between a receptor and the message should be same as the existed between the original receptor and the message. यानी कि अगर आप मैसेज, जाहिर सी बात है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट सम टेक्स्ट, तो आप क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप उसका मैसेज चाह रहे हैं, ठीक है। मैसेज क्या चाह रहे हैं, जो सोर्स टेक्स्ट का मैसेज है वही आपके पास टारगेट टेक्स्ट में भी जितना क्लोज आ सकता है आ सके। वाई द इक्विवेलेंट में यही है कि सेमनेस होनी चाहिए सोर्स टेक्स्ट में और टारगेट टेक्स्ट में। तो अब वो आपने कैसे अचीव करनी है, हाउ वुड यू अचीव इट? जो सोर्स टेक्स्ट में रिसेप्टर के पास मैसेज आ रहा था, सोर्स टेक्स्ट वाला जो पढ़ने वाला रिसेप्टर था, रिसेप्टर वही है जो पढ़ रहा था, ठीक है, वो बिल्कुल सेम मैसेज आपके पास टारगेट टेक्स्ट वाले के पास भी आए और वो सेम जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो एक लिंग्विस्टिक नीड्स और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को मद्देनजर रखते हुए आए, ठीक है। एक बुक आप पढ़ते हैं, एक बुक आप पढ़ते हैं, फर्ज करें हैरी पॉटर आपने पढ़ लिया, शेक्सपियर आप पढ़ रहे, शेक्सपियर का आपने पढ़ा हैमलेट, ठीक है। अब हैमलेट को आपने पढ़ा है, मैं एक अंग्रेज़ हूँ और मेरी ज़बान में वो हैमलेट छपी हुई है और मैं उसको पढ़ रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मुझे वही समझ में आ रहा है, जो मैसेज मुझे चाहिए वही मैसेज मुझे मिल रहा है, जो हैमलेट के ज़रिए शेक्सपियर मुझे देना चाह रहा है। अब उसको हम करते हैं ट्रांसलेट, ठीक है।